हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज के हॉरर हॉल ऑफ फेम में हम फीचर करने वाले हैं लेजेंडरी फिल्म मेकर वेस क्रेवन को। हॉरर में जितना योगदान इनका है उतना और किसी का नहीं है। मास्टर ऑफ हॉरर नाम इन्हें ही मिला था क्योंकि इनके काम का इन्फ्लुएंस था ऐसा। फ्रेडी क्रूगर और घोस्टफेस जैसे आइकॉनिक विलन्स वेस क्रेवन ने दिए थे। तो आज मैं इनकी पूरी लेगेसी आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्यों है ये मास्टर ऑफ हॉरर। अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेस्ली हल क्रेवन का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1939 को क्लीवलैंड ओहायो की एक बैप्टिस्ट फैमिली में जो काफी स्ट्रिक्ट थी। इनके पेरेंट्स थे कैरोलीन और पॉल क्रेवन। वेस का बचपन बीता एकदम सरप्राइज। इनकी फैमिली में नाचना गाना या मूवीज देखना भी अलाउड नहीं था। जब वेस पहली मूवी देखने गए थे तब वो कॉलेज में सीनियर थे, तो पूरे बचपन में उन्हें अपने इमोशंस को दबा के रखना पड़ा और फिर बाद में वो सारे इमोशंस उन्होंने निकाल दिए मूवीज में। वेस ने राइटिंग और फिलोसफी में मास्टर्स डिग्री ली। इसके बाद 1964 से 65 के बीच उनका करियर शुरू हुआ एज अ टीचर। वेस ने इंग्लिश पढ़ाई वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में और वो ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर थे क्लार्कसन यूनिवर्सिटी में। सब कुछ सही जा रहा था और इसी बीच उनका इंटरेस्ट जागा मूवीज में। उन्होंने एक 16mm वाला कैमरा बाय किया और शॉर्ट मूवीज बनानी स्टार्ट की। इसी बीच उनके दोस्त स्टीव चैपिन ने उन्हें एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में लगवा दिया जहाँ स्टीव के भाई हैरी चैपिन काम करते थे और वहाँ पर वेस को पहली जॉब मिली साउंड एडिटर की। हैरी ने वेस की काफी हेल्प की। उनसे सीखने के बाद वेस बन गए फिल्म एडिटर। काफी टाइम तक ये काम करने के बाद वेस चले गए एक अलग ही दुनिया में जो कि थी एडल्ट मूवीज। वेस ने कई सारी पॉर्न मूवीज डायरेक्ट की। उन्होंने यूएस की फेमस पॉर्न फिल्म डीप थ्रोट में भी काम किया, लेकिन वो काम क्या था ये कोई भी नहीं जानता। खैर, इतने साल पर्दे के पीछे काम करने के बाद वेस को लगा कि अब टाइम है सामने आने का। उन्हें एक मूवी बनानी थी, वो भी सस्ती और टिकाऊ। उनके दिमाग में यही था कि हॉरर मूवी आराम से बन जाएगी और कुछ इस तरह 1972 में वेस ने बनाई अपनी पहली फीचर फिल्म द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट, जिसके राइटर, डायरेक्टर और एडिटर वो खुद थे। वेस ने सोचा ये था कि बड़े आराम से ये मूवी बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मूवी का कंटेंट ही ऐसा था कि उसे बनाने में हालत खराब हो गई और एक टाइम पर तो एक्ट्रेस भी फिल्म छोड़कर भाग गई थी क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा था, एक्सप्लॉयटेशन। ये टेक्सास चेनसो मैसेकर से भी पहले आई थी और ये उससे कई गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। वेस चाहते थे कि ये फिल्म गिने चुने थिएटर्स में लगे ताकि उनकी फैमिली को कुछ पता ना चले, लेकिन मूवी को एक वाइड रिलीज मिल गई जिस वजह से वेस की काफी आलोचना भी हुई और वो भी फिल्म के कंटेंट की वजह से, क्योंकि मूवी का टॉपिक एक्सट्रीम है और जो दिखाया गया वो भी। लेकिन आज के टाइम में ये कल्ट क्लासिक है। इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद वेस ने ठान लिया कि अब वो हॉरर जॉनरा से बाहर निकलेंगे। अपने पार्टनर और पहली फिल्म के प्रोड्यूसर शॉन एस कनिंघम के साथ मिलकर वेस ने कई सारी फिल्में लिखी जिनमें से एक भी हॉरर नहीं थी, लेकिन उनमें से एक भी फिल्म के लिए उन्हें फंडिंग नहीं मिली क्योंकि इसी बीच लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट भयानक पैसा कमा चुकी थी। वेस और शॉन ने सब कुछ दाव पर लगाकर $90,000 जमा किए थे जिनमें वो फिल्म बनी थी और उसमें वो कमा चुकी $3.1 मिलियन। आपको बता दूं कि शॉन एस कनिंघम ने ही आगे जाकर फ्राइडे द 13th डायरेक्ट की और उसके बाद आई वेस क्रेवन की नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। दोनों ही बड़ी फ्रेंचाइज बनी और दोनों के ही विलन्स काफी फेमस हुए, जेसन वोरिस और फ्रेडी क्रूगर। खास बात यह है कि आगे जाकर 2003 में इन दोनों का फेस ऑफ हुआ फ्रेडी वर्सेस जेसन में। दो पार्टनर्स, दो मूवीज, लेगेसी कहां तक गई और कहां जाकर टकराई। खैर, अब हर कोई चाह रहा था कि वैसे एक और हॉरर फिल्म बनाए तभी वो पैसा लगाएंगे। तो वेस ने भी हार मान ली। वो समझ गए कि अब हॉरर ही करना पड़ेगा, इसलिए वो पहुंच गए नेवाडा के डेजर्ट में और वहां बनी उनकी सेकंड फिल्म और एक और कल्ट क्लासिक द हिल्स ऑफ वाइस, जो आई थी 1977 में। यहाँ से वेस के ऊपर टैग लग गया हॉरर फिल्म डायरेक्टर का, क्योंकि ये मूवी और भी बड़ी हिट साबित हुई और वेस ने हॉरर में ही कई सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। 1981 में आई उनकी डेडली ब्लेसिंग, फिर अगले साल 1982 में आई स्वैम्प थिंग जो कि डीसी कॉमिक पर बेस्ड थी, लेकिन ये दोनों मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर भी वेस क्रेवन आइडिया से भरा एक आदमी था, इसलिए काम की कोई कमी नहीं थी। इस बार उनके पास जो आइडिया था उस पर फिल्म आई 2 साल बाद 1984 में नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जो कि ऐसी फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री में तबाही मचा दी। एक तो डरावना विलन और उससे भी ज्यादा डरावना प्लॉट, नाइटमेयर्स। तो इस फिल्म का पूरा आइडिया ही टेरिफाइंग था और उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से वेस ने इसे पर्दे पर उतारा। उस टाइम के हिसाब से तो क्या, आज तक भी ऐसे इफेक्ट्स आपने नहीं देखे होंगे जैसे इस फिल्म में हैं। सपना और असलियत के बीच की लाइन इसमें मिट जाती है और कोई सोच भी नहीं सकता कि फिल्म में भी ये सब दिखाया जा सकता है। इस फिल्म के थ्रू वेस ने जॉनी डेप का करियर स्टार्ट किया क्योंकि ये जॉनी डेप की फर्स्ट मेजर फिल्म थी। इस फिल्म के साथ वेस ने डूबती हुई कंपनी न्यू लाइन सिनेमा को भी बचा लिया। वेस की सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म ये है। इस फिल्म को पूरी दुनिया भर में कॉपी किया गया, इंक्लूडिंग इंडिया। पॉप कल्चर पर आज भी इसका खतरनाक इम्पैक्ट है। मूवी बहुत बड़ी सक्सेस रही और इससे हॉरर जॉनरा को भी एक काफी बड़ा बूस्ट मिला। हॉरर मूवीज की बात हो और इसका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसके अगले साल रिलीज हुई द हिल्स हैव आइज पार्ट 2, जो कि इससे पहले शूट हो चुकी थी और उसकी वीडियो में मैं उसकी पूरी कहानी बता चुका हूँ। इसी बीच वेस ने नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के राइट्स बेच दिए, जिसका बाद में उन्हें काफी पछतावा हुआ। अब उसके एक के बाद एक कई सारे सीक्वल्स आ रहे थे और इधर वेस लगे थे और कल्ट क्लासिक बनाने में। 1986 में आई डेडली फ्रेंड, जो कि फ्लॉप रही थी क्योंकि उसमें स्टूडियो की बहुत ज्यादा दखल थी, इतनी ज्यादा कि वेस भी परेशान हो चुके थे। गैस करो कि स्टूडियो कौन सा था? वार्नर ब्रदर्स। लेकिन इसके बाद वेस ने लगातार 3 मूवीज बनाई यूनिवर्सल के साथ। सबसे पहले आई द सर्पेंट एंड द रेनबो, जो कि एक कल्ट क्लासिक है। फिर वेस अपनी एक और फ्रेंचाइज बनाना चाहते थे क्योंकि उधर नाइटमेयर वाली बन रही थी। तब 1989 में वो लेकर आए शॉकर, लेकिन वो एक फेलियर रही, इसलिए फ्रेंचाइज का सपना वहीं खत्म हो गया। इसके बाद आई द पीपल अंडर द स्टेयर्स और ये बहुत बड़ी हिट रही। अब इधर नाइटमेयर फ्रेंचाइज पिट रही थी, इसलिए 10 साल बाद फाइनली वेस वापस लौटे अपनी प्यारी क्रिएशन पर और वो लेकर आए वेस क्रेवंस न्यू नाइटमेयर, जो कि एक मेटा मूवी थी। इसमें वेस ने एक अलग ही टेक लिया पूरे आइडिया पर, जो किसी को समझ नहीं आया उस टाइम। हालांकि यही आइडिया बाद में कारगर साबित हुआ स्क्रीम के साथ। 1995 में वेस ने एक हॉरर कॉमेडी बनाई वैम्पायर इन ब्रुकलिन, और कॉमेडी उनकी मूवीज में हमेशा थी, लेकिन स्मार्ट कॉमेडी। इसके अगले साल आई एक ऐसी मूवी जिसने मरते हुए स्लैशर जॉनरा को फिर से जिंदा कर डाला, वो थी स्क्रीम। स्क्रीम ने क्या क्या किया था वो सब मैं बता चुका हूँ इसकी वीडियो में। पूरी फ्रेंचाइज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप देख सकते हो। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि इसे कहा जाता है गेम चेंजर, क्योंकि इसने सच में गेम चेंज कर दी थी और ये वेस ने पहली बार तो किया नहीं था। यहाँ वेस ने एक और नया विलन दिया, घोस्टफेस, जो कि दुनिया भर में फेमस हुआ। आज भी आप किसी भी मेले में चले जाओ, ये मास्क आपको जरूर मिलेगा और इसे ही कहते हैं लेगेसी। स्क्रीम के साथ वेस ने हॉरर जॉनरा में एक और कील गाड़ी, जो कि आज तक कोई हिला नहीं पाया। मूवी इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि इसका कोई तोड़ नहीं। मॉडर्न जनरेशन के लिए मॉडर्न चीजों के साथ ये मॉडर्न हॉरर मूवी बनाई गई थी, और जब तक आप देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। अगले साल इसका सीक्वल आया और आगे 2 और सीक्वल आए जिन्हें वेस ने ही डायरेक्ट किया। अभी इसका 5th पार्ट आया था जो वेस को होमेज था, और अब 2023 में आएगा 6th पार्ट। इसकी एक टीवी सीरीज भी है जिसका 10वां एपिसोड वेस क्रेवन को समर्पित है। स्क्रीम मूवीज के बीच में वेस ने डायरेक्ट की थी एक वेयरवुल्फ मूवी कर्स्ड, जो कि फ्लॉप रही थी क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा झमेला हुआ था स्टूडियो की वजह से। इस मूवी में क्या क्या बदलाव हुए थे वो सुनकर आप भी चिल्ला दोगे, कभी बाद में बताऊंगा। सेम साल में रिलीज हुई थी वेस क्रेवन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर रेड आई, जो काफी बड़ी हिट रही। फिर 5 साल बाद 2010 में आई माई सोल टू टेक, और इसके 1 साल बाद 2011 में आई स्क्रीम 4, जो कि वेस क्रेवन की आखिरी फिल्म है, क्योंकि 30 अगस्त 2015 को 76 की एज में वेस की डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तब वो अपने घर में थे। इन सब मूवीज के अलावा वेस ने टीवी पर भी काफी काम किया। उनकी टीवी मूवीज हैं स्ट्रेंजर इन आवर हाउस, इनविटेशन टू हेल, चिलर और नाइट विजन्स। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ वो जुड़े थे एज अ प्रोड्यूसर, जैसे कि पर्ल्स, द हिल्स हैव आइज रीमेक्स, विश मास्टर, कार्निवल ऑफ सोल्स, ड्रैकुला 2000, फीस, द ब्रीड, द गर्ल इन द फोटोग्राफ्स और द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट रीमेक। एज एक्टर वो नजर आए थे द फियर, बॉडी बैग्स और जॉर्ज रोमेरो की डायरी ऑफ द डेड में। इस पूरे करियर में वेस ने एक ही नॉन हॉरर फिल्म दी थी, और वो थी 1999 में आई म्यूजिक ऑफ द हार्ट। बाकी सब हॉरर मूवीज, वो भी अलग तरह की, और लगभग सभी कल्ट क्लासिक्स। इनकी मूवीज ने हॉरर में बहुत कुछ दिया है। अगर बाकी सब हटा के सिर्फ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट और स्क्रीम भी रख दें तब भी कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। स्क्रीम हाईएस्ट ग्रोसिंग स्लैशर रही थी सालों तक, कोई इसके पास भी नहीं आया। वेस की फिल्मों में एक चीज हमेशा कॉमन थी, और वो थे छुपे हुए मैसेज, जो मेनली होते थे सोशल टॉपिक्स पर या फिर फैमिलीज को लेकर। एक भी मूवी वेस ने खाली जाने नहीं दी। सबके अंदर एक छुपी हुई लेयर थी जो वो खुद डालते थे उन मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए, और एक इशू को बहुत ज्यादा भयानक बनाकर वो मूवीज में दिखाते थे ताकि लोग समझे कि हॉरर असल में है क्या, असली मुद्दा क्या है। वेस के जाने के बाद ढेर सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया, जैसे कि जॉन कारपेंटर, एडगर राइट, जो डांटे, जॉनी डेप, कॉर्टनी कॉक्स, ब्रूस कैम्बल और भी ढेर सारे। अपनी लाइफ में वेस ने 3 शादियां की और उनके 2 बच्चे थे। उनकी फेवरेट फिल्में थी जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जो कि हर एक बड़े डायरेक्टर की इंस्पिरेशन है, रेड रिवर और द वर्जिन स्प्रिंग, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। वेस के फेवरेट फिल्म मेकर थे अल्फ्रेड हिचकॉक, इंगमार बर्गमैन, लुइस बुन्यूल, फेडरिको फेलिनी, जीन कॉकटेओ और फ्रांसिस ट्रफर्ड। मास्टर ऑफ हॉरर के साथ साथ वेस को टाइटल मिला सुल्तान ऑफ शॉक, गुरु ऑफ गोर और एप स्नेक। अब स्क्रीम फ्रेंचाइज इनके बिना ही आगे बढ़ रही है, और नाइटमेयर फ्रेंचाइज के राइट्स फिर से इनकी फैमिली के पास आ चुके हैं। इसलिए रूमर्स ये भी हैं कि हमें एक टीवी सीरीज देखने को मिल सकती है फ्रेडी वाली। इनका काम इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाता रहेगा, और आने वाली कई जनरेशन जब इनकी मूवीज देखेंगे तो याद करेंगे कि एक आदमी ऐसा भी था जिसके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी। इनका इन्फ्लुएंस कभी कम नहीं होगा। यदि वेस क्रेवन की पूरी लाइफ और उनकी लेगेसी, और ऐसे लोग आपको शायद ही देखने को मिले जो एक ही जॉनरा में रहकर भी बार बार जॉनरा पलट दें। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो हॉरर फैंस बन गए सिर्फ वेस क्रेवन की वजह से। पुरानी जनरेशन तो थी ही, लेकिन स्क्रीम के साथ एक नई जनरेशन भी ऐड हो गई, क्योंकि वेस ने हॉरर को बहुत फन तरीके से दिखाया और साथ में एक सटल मैसेज भी रखा। वेस क्रेवन का नाम आता है तो आज भी लोग बिना कुछ सोचे फिल्म प्ले कर देते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत खास है। It's always gratifying to see how smart the audiences are.
हमारे सैम रेमी भी इनके फैन है और सैम ने आते ही वेस क्रेवन से पंगा ले लिया था एक हेल्दी वे में और वेस भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी जवाब दिया अपनी मूवीज में और ऐसे ही इन दोनों की फाइट मूवीज के थ्रू चलती रही। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। सैम रेमी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखे तो देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी बता देना, क्योंकि अभी कई सारे लेजेंड्स बाकी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।